आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिससे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। सबसे पहले जो पेपर में क्वेश्चन आता है या आपको जानकारी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जो परिभाषा देखेंगे वो किसकी देखेंगे, इतिहास की, कि जो इतिहास है वो किसे कहते हैं, इतिहास। तो आपको इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत क्या बताना है, मैं आपको पॉइंटों के द्वारा समझाती हूँ। तो इतिहास किसे कहते हैं, नंबर 1 पॉइंट आपको लिखना है कि जो इतिहास होता है उसका संबंध किससे होता है, अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से होता है। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास वह होता है जिसमें हमको क्या मिलती हैं, अतीत की, अतीत क्या हो गया, बीता हुआ कल हो गया। जो अतीत होता है उसकी हमको क्या घटनाएं दिखाई देती हैं, वास्तविक घटनाएं दिखाई देती हैं। और इसके अलावा कौन सी घटनाएं दिखाई देती हैं, यथार्थ घटनाओं का चित्रण मिलता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इतिहास। और दूसरी हम जो परिभाषा दे सकते हैं इतिहास की, वो क्या दे सकते हैं कि इतिहास में क्या होता है, इतिहास में तथ्य जो होते हैं, इतिहास में जो तथ्य होते हैं अर्थात जो फैक्ट होते हैं और घटनाएं होती हैं, क्या क्या होते हैं इतिहास में, तथ्य होती हैं और घटनाओं के आधार पर क्या किया जाता है, युग विशेष का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे भक्ति काल के युग का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो किसके आधार पर कर रहे हैं, उस समय के तथ्य के आधार पर और उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके आधार पर हम हर काल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतिहास किसे कह सकते हैं हम कि इतिहास में तथ्य और घटनाओं के आधार पर क्या किया जाता है, युग विशेष का मूल्यांकन किया जाता है। और पहली जो मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी कि इतिहास का जो संबंध होता है वो किससे होता है, अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से इतिहास का संबंध होता है। तीसरा हम क्या कह सकते हैं इतिहास के बारे में, जो इतिहास होता है वो क्या करता है, तथ्य तो प्रकट करता ही है, तथ्य के साथ साथ क्या प्रकट करता है, दृष्टिकोण प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, तथ्य प्रकट करता है, दृष्टिकोण प्रकट करता है और अनुसंधान करता है। क्या करता है इतिहास, अनुसंधान करता है, अर्थात जो भूतकाल में घटित घटनाएं हैं उनका क्या होता है, अनुसंधान होता है और उनका व्याख्या करता है और उस व्याख्या का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। ये कौन करता है, इतिहास करता है। अब देखो हम इतिहास के बारे में क्या कह सकते हैं, इतिहास में देखो क्या होता है, इतिहास के बारे में हम कह सकते हैं कि इतिहास न केवल क्या करता है, अतीत के बारे में बताता है। इतिहास न केवल किसके बारे में बताता है, अतीत के बारे में बताता है, बल्कि क्या करता है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या करता है, पुनर्मूल्यांकन करता है। किसके परिप्रेक्ष्य में करता है पुनर्मूल्यांकन, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या करता है, पुनर्मूल्यांकन करता है और उसके साथ साथ क्या करता है, भविष्य की कल्पना भी करता है। ये क्या हो गई, ये केवल मैंने आपको बताई हैं इतिहास की परिभाषाएं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास की क्या क्या परिभाषाएं हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो साहित्य का इतिहास है उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो अब हम देखते हैं साहित्य का इतिहास, क्या देखते हैं अब हम, साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, तो देखो साहित्य के इतिहास में क्या होती है, साहित्य की क्या होती है, विकासमान परंपरा होती है। क्या होती है साहित्य के इतिहास में, साहित्य की विकासमान परंपरा होती है। कौन सी परंपरा आ जाएगी, विकासमान परंपरा आ जाएगी। और इसके अलावा साहित्य के इतिहास में और क्या आ जाएगा, देखते हैं, विकासमान परंपरा आ जाएगी, उसके उद्भव से आज तक की स्थिति का क्या किया जाता है,
क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या होता है, साहित्य की विकासमान परंपरा होती है और उसके क्या होता है, उसके उद्भव से लेकर आज तक की स्थिति, उद्भव से लेकर जो प्रेजेंट में स्थिति है, अर्थात आज तक की स्थिति का क्या करते हैं हम, आज तक की स्थिति का क्या करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, इतिहास के अंतर्गत। अब देखो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साहित्य के इतिहास की परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आपसे देखो क्या पूछा जा सकता है, जो शुक्ल जी की परिभाषा है साहित्य के इतिहास में, शुक्ल जी ने क्या परिभाषाएं दी है, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या परिभाषा है। ये दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इन दोनों परिभाषाओं के बारे में बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुक्ल जी के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ते हैं, सबसे पहले शुक्ल जी के अनुसार। तो शुक्ल जी ने जो परिभाषा दी है, आपने उनका इतिहास पढ़ा होगा शुक्ल जी का। तो शुक्ल जी ने प्रारंभ में ही लिखा है, देखो क्या लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और आपको याद भी करना पड़ेगा। ये शुक्ल जी क्या कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य क्या होता है, वहां की जनता की चित्तवृत्ति का क्या होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। वहां की जनता की क्या होती है, उसमें प्रवृत्तियां निहित होती हैं। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन कब होता है, जब जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है, तब साहित्य के स्वरूप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक, शुक्ल जी कहते हैं, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये शुक्ल जी की परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, पूछी जाती रही है पेपरों में। अब देखो मैं आपको दूसरी परिभाषा बताती हूँ। दूसरी परिभाषा में आपको किसकी बताती हूँ, दूसरी परिभाषा में आपको बताती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं अपनी परिभाषा के अंतर्गत। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखो क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास जो होता है वो ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, अर्थात उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। इस बात को कौन कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वह काल स्रोत से बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। जीवंत समाज की क्या है, वो विकास कथा है। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जीवंत समाज की क्या है, वो विकास कथा है, विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ प्राण धारा की ओर क्या करते हैं, सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। ग्रंथकार और ग्रंथ सिर्फ क्या करते हैं, इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वे प्राण धारा। कौन सी प्राण धारा मुख्य है, जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। इस बात को कौन कह रहे हैं, द्विवेदी कह रहे हैं। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को क्या करते हैं, पढ़ने का सूत्र पाते हैं। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं।
साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही क्या होना चाहिए? साहित्य के इतिहास का प्रयोजन होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि साहित्य के इतिहास का प्रयोजन क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? साहित्य के इतिहास का प्रयोजन क्या होना चाहिए? साहित्य की प्रगति। साहित्य की क्या? प्रगति। इसके अलावा साहित्य की परंपरा। साहित्य की क्या होनी चाहिए? परंपरा होनी चाहिए। इसके अलावा साहित्य की निरंतरता। साहित्य की क्या होनी चाहिए? निरंतरता। और विकास को पहचानना ही क्या होना चाहिए? साहित्य के इतिहास का प्रयोजन होना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन साहित्य के इतिहास में से पूछा जाता है, देखो मैं आपको एक रूपरेखा बना रही हूँ कि किस तरह से हमको साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको साहित्य के इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा। ये केवल मैं शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया इतिहास किसे कहते हैं। जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इतिहास किसे कहते हैं, फिर आपको कंसेप्ट क्या क्लियर करना है? साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। और शुक्ल की परिभाषा और द्विवेदी की परिभाषा को आप याद रख सकते हो। फिर हम देखेंगे कि साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी हैं। आप देखो साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां आप पढ़ते होंगे। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ ये आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट के ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है कि साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। पहली पद्धति हम पढ़ते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ते हैं? वर्णानुक्रमी पद्धति। और आपसे पूछा जाता है कि वर्णानुक्रमी पद्धति में किस किसने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये जो वर्णानुक्रमी पद्धति है ये इतिहास लेखन की क्या है? सबसे अविकसित पद्धति है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? भौंदी पद्धति भी कहा जाता है। कौन सी पद्धति बोला जाता है? भौंदी पद्धति बोला जाता है। इस पद्धति में देखो क्या होता है। कौन सी पद्धति बता रही हूँ मैं आपको? वर्णानुक्रमी पद्धति बता रही हूँ। कौन सी पद्धति बता रही हूँ? वर्णानुक्रमी पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या होता है इसमें? जो कृतिकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनका परिचय किसके आधार पर दिया जाता है? वर्णमाला के अक्षर क्रम से। वर्णमाला के अक्षर क्रम से क्या किया जाता है? दिया जाता है। और इतिहास में जिस काल प्रवाह का बोध वर्तमान रहता है उसका इस पद्धति में अब क्या नहीं है? नामो निशान नहीं है। इस पद्धति में इतिहास लिखने का मुख्य कारण क्या हो गया है? अपेक्षित सूचनाओं का अभाव था। और इस पद्धति में किस किसने इतिहास ग्रंथ लिखे ये जरूर पूछा जाता है, तो आपको बताना है गासादा तासी का और किसका है? शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति को अपनाया। आपसे पूछा जा सकता है जो वर्णानुक्रमी पद्धति है उसको किस किसने अपनाया, तो उसमें आपको नाम देना है शिव सिंह सेंगर ने अपनाया और गासादा तासी ने अपनाया था। कौन सी पद्धति अपनाई थी उन्होंने? वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई थी। गासादा तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम पूछा जाता है इतवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। और कौन से सन में प्रकाशित हुआ ये भी पूछा जाता है। कौन सी भाषा में है ये भी पूछा जाता है। ये फ्रेंच भाषा में है। और कौन सी पद्धति में लिखा गया है? तो वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है। उसके बाद किसने लिखा था? उसके बाद लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ये भी किस पद्धति में है? वर्णानुक्रमी पद्धति में। आज बस केवल मैं आपको इतना ही करा रही हूँ। कल की वीडियो में ये सारी पद्धतियाँ मैं आपको स्पष्ट करूँगी जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगी कि वर्णानुक्रमी पद्धति क्या होती है। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी कालानुक्रमी पद्धति, तीसरे नंबर पे आती है वैज्ञानिक पद्धति और चौथे नंबर पे आती है हमारी विधेयवादी पद्धति। जो शुक्ल जी का इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति की देन है। विधेयवादी के आधार पर शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिखा था। और पांचवी पद्धति आती है हमारी समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ। कल इन पद्धतियों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी और उसमें आपको इन सारी पद्धतियों को स्पष्ट कर दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि किन किन का इतिहास कौन सी पद्धति में लिखा गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।